साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ 2021 का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पे सॉल्व करते रहने होंगे। तो उसी क्रम में यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि आपसे और पूछा गया है, तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हालांकि ये आपका बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत कोई साइंस नहीं लगनी है। तो क्वेश्चन आईडी आपका 1250 है, जो कि आपका डीबीटी जेआरएफ 2021 का क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है, जिसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका लगता है। तो चूंकि एक चीज याद रखिएगा, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप म्यूटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से आपका म्यूटेशन से है। जब आप म्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपके कई तरीके के म्यूटेशन होते हैं। उनका जिस तरीके से आप देखेंगे तो उसमें फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है। तो उसी तरीके से जब आप जेनेटिक्स के रिगार्डिंग आएंगे, तो चाहे आप म्यूटेशन देख लीजिए, चाहे आप जेनेटिक्स देख लीजिए, वहां पे आपका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वहां पे दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक आपका जो होता है वो आपका फॉरवर्ड जेनेटिक्स होती है, और एक आपका क्या होता है, रिवर्स जेनेटिक्स होता है। तो ये चीजें आपके नाम में ही स्पष्ट है कि फॉरवर्ड जेनेटिक्स का मतलब है कि आपने कोई ऐसा जेनेटिक काम किया, या कोई भी तरीके से आप उसको, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक व्यक्ति है जो को किसी डिजीज से वो ग्रस्त है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने पता लगाया कि यार इसको जो है वो कोई एल्जाइमर डिजीज है। अब एल्जाइमर डिजीज है तो यानी कि कोई इसमें जीन होगा जो वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब आप शोध करते हुए आप इस पर्टिकुलर चीज पे पहुंच गए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि इस जीन को हम क्या करते हैं, म्यूटेट कर देते हैं, या इसको हम क्या कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं। ठीक है, या हम इस जीन को हटा देते हैं। तो जब हमने इस जीन को हटाया और वो डिजीज जो थी वो खत्म हो गई, तो अब हमने क्या किया है कि हमने इसमें फॉरवर्ड गए। समझ रहे हैं ना, कि हम उस चीज से आगे निकले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को वापस से उस डिजीज कंडीशन में लाना चाहते हैं, लेकिन हम लाना ही क्यों चाहेंगे, तो उसका जो आंसर है वो ये है कि जब हम कभी रिसर्च में जाते हैं या हमें कोई चीज का स्टडी करना है, तो हमको एक मॉडल चाहिए होता है। सपोज दैट आप तो सुनते हैं कि हाँ किसी को एल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, लेकिन अब आप कैसे उस पर स्टडी करोगे। तो यानी कि जब अगर आप जो माइस ले रहे हो, उसमें क्या करना होगा, वो डिजीज को डेवलप करना होगा। तो जब आप वो डिजीज को डेवलप कर रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप रिवर्स जा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जो होती है जिसमें आप वापस से जाके उसमें म्यूटेशन कर रहे हैं, या उस जीन को नॉकआउट कर रहे हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड, जिस तरीके से भी आप केमिकल इंड्यूस करके कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि उस पर्टिकुलर चीज में आप बैकवर्ड गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स जेनेटिक्स बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी आपकी 1250 है। यहाँ पे कह रहा है कि एक जेनेटिशियन है जो इंटरेस्टेड है इन द इम्यून फंक्शन को चेक करना चाहता है। इंड्यूस किया है रैंडम म्यूटेशन उसने किया है इन ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक जीन इन द माइस, मतलब माइस में वही स्टोरी इसने किया है। एंड देन डिटरमाइन विच ऑफ द रिजल्टिंग म्यूटेंट माइस हैव इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। और तब उसने देखा कि एक किसी मतलब जीन की म्यूटेशन से क्या हो रहा है कि उसकी इम्यून फंक्शन जो है वो कम हो जा रही है। तो इस अप्रोच को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिया गया है कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स, नाइदर फॉरवर्ड नॉट रिवर्स। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि बहुत ही बेसिक चीज है कि जैसा कि आपने सुना होगा अपने दैनिक जीवन में भी, जब आप देखते हैं कि जब आप किसी को लाभ होता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ये लाभ हुआ है तो किसी को हानि हुई है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप फॉरवर्ड गए हैं तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड जेनेटिक्स यहाँ पे नहीं हुई है। फॉरवर्ड कब होता है कि जब वहां पे हमें बढ़िया इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो कि आप डिजीज कंडीशन में उस माइस को ले आए हैं, जहाँ पे ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा आपका, रिवर्स जेनेटिक्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1250। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका 49920 है, 44998। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और है जो कि 1256 है। हालांकि इस टॉपिक को मैंने अभी कवर नहीं किया है, बट बहुत ही शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। दो चीजें आपकी डीएनए से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, एक आपका क्या होता है, हाइपोक्रोमैटिक शिफ्ट होता है। ठीक है, और एक होता है आपका हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप डीएनए देखते हैं तो इस तरीके से आपका डबल स्ट्रक्चर होता है, बेसिस यहाँ पे अटैच होते हैं जो कि अपनी बॉन्डिंग किए हुए होते हैं। तो चूंकि जब हम इसका मेल्टिंग करते हैं, तो मेल्टिंग कैसे करेंगे, हाई टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, तो जब आपने हाई टेम्परेचर इसको देते हैं, तो क्या होता है कि ये डीएनए का जो डबल स्ट्रक्चर मॉडल होता है, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर देने पर। तो जब ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जब ओपन हो जाता है, तो ये क्या होता है कि इसके बेसिस ओपन हो जाते हैं, और क्या करते हैं, अगर आप इसको यूवी रेडिएशन देंगे, तो ये क्या करेगा, जब ये ओपन हो चुका है तो ये ज्यादा यूवी रेडिएशन वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट बोलते हैं।
ठीक है? क्रोमैटिक का मतलब है कि आपका यूवी रेडिएशन हो गया, और हाइपर क्रोमैटिक का मतलब ये हो गया कि अब ये ज़्यादा क्रोमैटिक को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब ये डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में था, तब ये हाइपो कंडीशन में था। ठीक है? मतलब ये यूवी रेडिएशन को कम एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि द हाइपोक्रोमैटिक इफेक्ट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट द मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर डीएनए, जो कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये अराइज़ होता है बिकॉज़। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि जब आपका हाइपोक्रोमैटिक, मैंने आपको क्या बताया कि जब वो क्या रहेगा कि कम यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है? यूवी रेडिएशन को क्या करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले ऑप्शन में आपसे बोल रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्ब मोर यूवी लाइट देन सिंगल स्टैंडर्ड, तो ये गलत बात है। जब वो स्टैंड खुल जाएगा तभी वो ज्यादा यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। राइट। इसके बाद क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ए लेस कलरफुल देन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये कोई लॉजिक ही नहीं हुई। इसके अलावा जो आपका दिया गया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ए मोर कलरफुल, तो कलर से कोई लेना देना नहीं होता है, बस इसमें जो स्टैंडर्ड स्टोरी होती है वो आपका यूवी रेडिएशन से होता है। तो चूंकि अगर आप उसके टेक्निकल वर्ड में जाएंगे, तो जो आपका आंसर होता है उसको हम स्टैक्ड बेसिस बोल सकते हैं, मतलब वो आपस में जुड़े होते हैं। इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्ब लेस यूवी लाइट देन अनस्टैक्ड बेसिस इन द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते थे। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कवर करके जाइएगा, हाइपोक्रोमैटिक एंड हाइपरक्रोमैटिक इफेक्ट। ठीक है? हालांकि यहाँ तक मैंने क्लियर कर दी है, बाकी आप किसी भी बुक में उठा लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। राइट। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 1262 है, जिसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन। तो इसके लिए हमारा लेक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे हमने एसटीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमने कवर किया था, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करना होता है, तो हम वहां पे 2 मर्केप्टो इथेनॉल डालते हैं। राइट, याद आया? ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अगर आप इनके एक क्षमता के बारे में जाएंगे, कि जब आप ये पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, कौन सा बहुत बढ़िया आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो वो जो होता है वो आपका डाइथायोट्रायोल होता है। ठीक है? तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका 5045 होगा। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्राइव किया है, आपको एक ऑप्शन में 2 मर्केप्टो इथेनॉल दिया गया है, बट चूंकि ये कह रहे हैं मोस्ट इफेक्टिव की जब बात की जाएगी, तो क्या आंसर बनेगा, डाइथायोट्रायोल। ठीक है? तो ये आपका आंसर बनेगा 1262। बाकी जो बच्चे यहाँ पे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, वो इस पर्टिकुलर लेक्चर को जाके देखें, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स का। तो ये क्वेश्चंस आपके आने की संभावना एग्जाम में बनी रहती है। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हम इसको भी समझ लेते हैं, जैसा कि कह रहा है कि पेरोक्सिसोम, जो कि आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस चैप्टर को भी आप करके जाइएगा, जो कि आप नॉर्मल बीएससी एमएससी तक आप नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वगैरह पढ़ते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि पेरोक्सिसोम आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मेनली बिकॉज। अब चूंकि जब आपने पढ़ा होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 सेल ऑर्गेनेल आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनके बारे में 2-4 बातें बता दीजिए, तो जो पहली बातें आपके जहन में आएगी वो क्या आएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है? बाकी आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपके फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, ठीक है, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। और पेरोक्सिसोम जब आपने पढ़ा होगा, जैसा कि हमने आपको बहुत सारे जगह पेरोक्सिसोम का नाम बताया है, इसके अलावा जब आप फोटो रेस्पायरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पेरोक्सिसोम देखने को मिलेगा। तो अब अगर आप इन बेसिक नॉलेज के आधार पे इस आंसर को ट्रैक करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि पेरोक्सिसोम जो होता है ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और बाकी चीजें जो होती हैं वो आपकी डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन जीनोम, तो यहाँ तक तो बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि पेरोक्सिसोम क्यों डिफरेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन पेरोक्सिसोम आपका सिंगल है। लेकिन सिंगल तो है, लेकिन इसके पास जीनोम नहीं है, तो यानी कि इसका वाइस वर्सा अगर आप कभी भी देखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, उनके खुद के जीनोम होते हैं। ठीक है? लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता है, तो चूंकि यहाँ पे इस वजह से ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके अलावा पेरोक्सिसोम डिफरेंट है, नॉट द मेजर साइट ऑफ द ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका बहुत ही ऑथेंटिक आंसर है, जो कि पेरोक्सिसोम क्यों डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट से। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के रिस्पांस में अगर आप देखेंगे, तो चूंकि आप फोटो रेस्पायरेशन जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पेरोक्सिसोम आता है वर्क में, तो इसी वजह से वो वाला ऑप्शन नहीं होगा।
ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा 50555। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा जो कि बहुत ही बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिसबायोसिस इज़ द टर्म एसोसिएटेड विद। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे ये कैसा टर्म है, तो जैसा कि मैंने आपको जब हम आईसीएमआर की प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय हमने आपको एक वर्ड बताया था, जैसा कि जब वहाँ पर आया था एक वर्ड आया था डिस्पीनिया, ठीक है? ऐसे करके एक वर्ड था, तो मैंने आपको बताया था कि जब बायोलॉजी में कोई भी चीज़ में जब इम्बैलेंस होता है, ठीक है? हालाँकि ये पेनफुल ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं? डिस्पीनिया बोलते हैं, ठीक है? जब आप ब्रीथिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? डिस्पीनिया बोलते हैं, ठीक है? तो उसी से आपको कोरिलेट करना है कि जो भी आपका ये वर्ड टेक्निकली वर्ड डिस होता है, ये आपका क्या होता है? इम्बैलेंस एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है? तो डिसबायोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा टर्म है कि जब आपके माइक्रोबायोम से ये रिलेशन है, पहली बात तो इस टर्म का मतलब क्या है? जब आपके सिस्टम में जैसे आपको पता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन कह लीजिए या आपके स्टमक में कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। याद आया? तो क्या होता है कि ये जो माइक्रोबायोम्स होते हैं जिनको हम गट माइक्रोबायोटा बोलते हैं, हालाँकि ये आजकल इस पे बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। ठीक है? तो गट माइक्रोबायोटा जो कि होते हैं आपके माइक्रोबायोटा इसी में आते हैं, ठीक है? तो अगर वो बैलेंस कंडीशन में ही रहते हैं तभी आपके लिए फ्रूटफुल होते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है, समझ रहे हैं? उनका बैलेंस अगर बिगड़ जाता है या कह लीजिए कि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में आ गया है, तो वो क्या करते हैं डिसबायोसिस करते हैं। तो जो डिसबायोसिस का रिलेशन है, तो ये आपका माइक्रोबायोम से रिलेशन है, मतलब आपके जीवाणु से रिलेशन है। इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे वो जीनोम था, प्रोटियोम था, बोलोम था, तो ऐसे करके थोड़ा-सा इसको ट्रेस भी किया जा सकता था। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। बाकी जैसे कि मैंने आपको डिस्पीनिया के बारे में बताया है और इसके अलावा अगर आप कोई भी टर्म में अगर वो डिस लगा के पूछते हैं, तो इतना आप मान के चलिए एक्सक्लूसिवली तो नहीं लेकिन 99% जो है वो इसका मतलब यही होता है कि ये आपका एक तरीके से इम्बैलेंस है। ठीक है? फिर इसके बाद एक शॉर्ट में हमने टॉपिक कवर किया था जहाँ पे हमने प्लांट स्पीशीज के बारे में क्या बोलते हैं कि वायरस फ्री प्लांट के कल्चर के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जो कि आपके 2020 के पेपर में पूछा गया था और उसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपका 2022 में डराइव किया गया है। ठीक है? तो कह रहा है कि ये प्लांट स्पीशीज़ नियरिंग इट एक्सटिंक्शन ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन। तो प्लांट में क्या हुआ है वो अभी ना एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। क्यों है? क्योंकि उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। हैज़ बीन चूज़न फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन, तो अब हमें इसको बचाना होगा तो हमें क्या करना होगा इसका माइक्रो प्रोपेगेशन जो कि इसका टेक्निकल नाम होता है। जब हम प्लांट स्पीशीज़ को कल्चर करके उनके मतलब छोटे से अमाउंट को अगर हम लार्ज स्केल पर अगर उनका हम कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके बाद विच एक्सप्लांट, अब ये टेक्निकली वर्ड याद रखिएगा, ये एक्सप्लांट क्या होता है? तो प्लांट का वह हिस्सा, इसको ऐसे समझ लीजिए, प्लांट का वो पार्ट जो टिश्यू कल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट बोलते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लांट क्या होता है, तो प्लांट का वह पार्ट, ये याद रखिएगा कि प्लांट का वो मतलब प्लांट तो बहुत कुछ है भाई, प्लांट है, एक मान लीजिए आपका ट्री है, तो उसमें लीफ भी है, ठीक है? उसमें स्टेम है, उसमें रूट है, तो आप कौन से पार्ट को लेके कल्चर कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है? विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट। तो जब भी हम वायरस फ्री प्लांट बनाना होता है तो ये लेक्चर हमारा अवेलेबल है, जहाँ पे हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं उसमें जो आपकी एपिकल मेरिस्टेम होती हैं वो क्या करती हैं? वायरस फ्री प्लांट अगर आपको बनाना है तो एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स को ली जाती हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे स्टेम बोला है जो नहीं होगा, लीफ का हम नहीं करते हैं, रूट का नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको देखना था, तो जो कि आपका क्या हो जाएगा 5125 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो कि आपका क्या होगा एपिकल मेरिस्टम यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, राइट? तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को आज समझा है, बाकी पुरानी चीजों को भी रिकॉल करते रहिए, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, ठीक है? बाकी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। Thank you very much.